Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with Vivekanand. My name is Vivek Kumar. Today in this video I'll discuss about the historical perspective of microbiology. माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम इराज के बारे में पढ़ेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट इराज है जिसके जैसे पहले डिस्कवरी इरा है, ट्रांजिशंस इरा है, गोल्डन इरा है, इराज क्या होती है सब चीज़ जानेंगे। इन सब चीज़ से पहले एक थ्योरी आई थी स्पॉन्टेनियस थ्योरी जिसे अरस्तु ने दी थी 384 से 322 के बीच बीसी पूर्व दी थी कि इन्होंने कहा था अरस्तु ने कहा था कि जितने भी नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं यही सब चीज़ें मिलकर लिविंग थिंग्स बनाती है। और इन्होंने ये थ्योरी दी जो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल थ्योरी थी जिसका कोई प्रूफ नहीं था, जिसके कारण बाद में ये गोल्डन इराज में जाकर लुईस पास्चर के द्वारा रिजेक्ट भी हो गई जब जर्म थ्योरी आई थी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हिस्टोरिकल इराज के बारे में जानेंगे। ठीक, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंस क्या है, अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में लिंक दी हुई है, जाकर उसे देखें जो हम पहले ही बना चुके हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिस्कवरी इराज के बारे में। हम यहाँ पे समझेंगे इराज जो होती है क्या होती है। डिस्कवरी इराज, जो डिस्कवरी का मतलब होता है नई चीज़ों का खोजना। खोजना क्या, अब दो वर्ड होती है खोजने के लिए, एक डिस्कवरी होती है, एक होती है इन्वेंशन। इन्वेंशन दोनों डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है। डिस्कवरी का मतलब वो है कि जो वर्ल्ड में पहले से एग्जिस्ट करती है लेकिन कोई जानता नहीं है, अगर उस चीज़ को खोजा जाता है तो उसे डिस्कवरी कहते हैं। जैसे माइक्रोब्स का खोजा जाना, जैसे सेल्स का खोजा जाना, ये सब सेल्स को कोई खोज किया उसे डिस्कवरी कहते हैं। जैसे अगर सेल्स को पहली बार किसी ने देखा तो वो कौन था, डिस्कवरर ऑफ सेल्स कौन था, रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल्स की जो डिस्कवरर थे वो एंटोनी लिवेनहुक थे। वो ये सब चीज़ें हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, डिस्कवरी के अंदर। अगर वही चीज़ें अगर इन्वेंशंस की बात की जाए तो इन्वेंशन नई चीज़ों का खोजा जाना, एक बिल्कुल नई जो पहले से वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता हो, इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। जैसे ट्रेन, इंटरनेट, बिजली, ये सब पहले से नहीं था लेकिन आज हम उसे बना रहे हैं तो उसे इन्वेंशन कहा जाता है। जैसे हॉस्पिटल में जितने भी यूज़ किए जाने वाले जैसे ऑटोक्लेव मशीन्स जो होते हैं, वेंटिलेटर होती है, डिफिब्रिलेटर होती है, ये पहले से नहीं था, ये पहली बार बना, बाद में जाकर इंसान के द्वारा बनाया गया। तो ये चीज़ें क्या होती है, इन्वेंशन होती है, तो उसे इन्वेंशन के अंदर देखा जाता है। तो हम इसमें थ्री डिफरेंट डिफरेंट इरा देखेंगे जैसे डिस्कवरी इरा, ट्रांजिशन इरा, गोल्डन इरा। अब बात हम करते हैं इराज क्या होती है। अब इराज क्या होती है, इराज एक टाइम पीरियड को कहा जाता है। जिसे डिस्कवरी इरा, इसका भी एक टाइम पीरियड है, ट्रांजिशंस इरा, इसका भी एक टाइम पीरियड के अंदर है। गोल्डन इरा ये बाद में ये जो तीन इरा, दो इरा आई उसके बाद गोल्डन इरा आई, किसके लिए, माइक्रोबायोलॉजी के लिए गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है एक तरह से। तो इन सब चीज़ के पहले हम पढ़ते हैं डिस्कवरी इराज। अब इसके बाद पढ़ते हैं डिस्कवरी इरा। डिस्कवरी इरा में क्या क्या हुई, देखिए दो साइंटिस्ट थे बहुत ही अच्छे, जिस रॉबर्ट हुक और दूसरे लेवेनहुक, जो माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया। जैसे रॉबर्ट हुक जो आए इन 1665 में, डिस्कवर्ड द सेल्स यूजिंग अ क्रूड माइक्रोस्कोप दैट लेड टू द सेल्स थ्योरी। इन्होंने एक सेल्स थ्योरी दी जिस थ्योरी का कहना यह था कि विच स्टेट डैट ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। इन्होंने पहली बार सेल्स की थ्योरी बनाई दी और सेल्स को देखा भी। और उस थ्योरी में उनका कहना था ये कि जितने भी लिविंग बीइंग है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, ये सारी चीज़ें जो है एक सेल से मिलकर बनी हुई, एक सेल्स नहीं बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई है। तो इन्होंने पहली बार कहा, अगर कोई आपसे पूछे कि सेल्स का खोज किसने की थी, हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ द रॉबर्ट, हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ सेल्स, तो आप बेझिझक कह सकते हैं रॉबर्ट हुक। कब और कब, तो आप कहेंगे कि 1665 में। एंड उसके बाद एंटोनी वान लिवेन हुक की बात करें तो ये दो उससे भी एक कदम आगे थे। जब रॉबर्ट हुक ने कह दिया कि सेल्स होता है और सेल्स के द्वारा जितने भी लिविंग बीइंग है, ये सारे लिविंग जो थिंग्स हैं ये सब उसी चीज़ से बना हुआ है, सेल से ही बना हुआ है।
अब इन्होंने कहा कि ये सेल्स कैसा है, डेड है या लिविंग है। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द सेल्फ टाइम यूजिंग द माइक्रो magnifying glasses with the help of self-constructed microbes in the certain samples like fabrics। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ये एक साइंटिस्ट थे जो लिविंग सेल्स को देखा। अगर आपसे कोई पूछे हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ लिविंग सेल्स तो आप बेझिझक एंटोनी वान लीवेनहुक का नाम ले सकते हैं। ठीक, तो आप ये जो पहले जो साइंटिस्ट थे एंटोनी लिवेनहुक, जिन्होंने पहली बार बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये जो सेल्स होती हैं इनको देखा और देख के बताया कि हाँ जी लिविंग जो सेल्स भी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। और ये किसके द्वारा देखी, ये माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी। ये माइक्रोस्कोप कौन बनाया, ये खुद बनाए एंटोनी वान लीवेनहुक ने। तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसके साथ साथ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है इन्होंने। उसके बाद जो इरा आई माइक्रोबायोलॉजी की वो थी ट्रांजिशंस इरा। ट्रांजिशन इरा वो इराज थी जिनमें स्पॉन्टेनियस थ्योरी को ही बढ़ावा दिया गया। ही वाज जिसमें पहली साइंटिस्ट थे जॉन निधन, इनका कहना था ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स ऑफ द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशंस एंड ट्राई टू प्रूव द सेम थ्रू सम डेमोन्स्ट्रेशंस ऑल्सो। इन्होंने पहली जो चीज़ें बनाई गई थी जैसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी उसी को सपोर्ट किए इन्होंने। वहीं जो अरस्तु जो कह रहे थे वहीं चीज़ें ये भी कहते थे कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, यही मिलकर लिविंग थिंग्स बनाती है। इनका वहीं पहले गीज़ा बीटा कहना था। ठीक, उसके बाद लास्ट जो थ्योरी आई जो लुइस पास्चर के द्वारा जर्म्स थ्योरी, ये गोल्डन इराज के अंदर थी। ये गोल्डन इराज किस लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण काल था किसके लिए, माइक्रोबायोलॉजी के लिए। तो इसमें लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, ये सारे जो साइंटिस्ट थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस इराज में। ठीक, तो सबसे पहली बार जो लुइस पास्चर जो आए, लुइस पास्चर को कहा जाता है फादर ऑफ द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ही वाज द फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। क्यों, क्योंकि इन्होंने मेडिकल के फील्ड्स में माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा काम किया था जो आगे हम देखेंगे। अगर आपसे कहेंगे हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अगर आप कहते हैं कि लुइस पास्चर, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि जो लुइस पास्चर है ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। अगर आपसे कुछ अगर केवल ओनली वन पूछे कि हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो आप बेझिझक एंटोनी वान लीवेनहुक का नाम ले सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का तो फादर कौन है, तो लुइस पास्चर, क्योंकि इन्होंने मेडिकल के फील्ड में माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग बहुत अच्छी काम की थी। ही वाज द रिजेक्ट द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। जो इन्होंने कहा कि भाई नॉन लिविंग चीज़ें हैं, यही चीज़ें मिलकर लिविंग चीज़ कैसे बना सकती है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये रिजेक्ट कर दिए। उन्होंने दिया इसी में लुइस पास्चर ने जर्म्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी, जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी जो थी इनका, इस थ्योरी का कहना ये था कि ही प्रपोज दैट एनी डिजीज इज कॉज्ड बाय द माइक्रोब्स एंड नॉट बाय बैड एयर। जितने भी डिजीज कॉज होते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस में, ये जर्म्स के द्वारा होते हैं, माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं, ना कि एक बैड एयर से होता है। ठीक, तो ही इंट्रोड्यूस्ड द फर्मेंटेशंस प्रिंसिपल फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। पहले यही थे लुइस पास्चर जो पहली बार प्रिंसिपल दिए फूड प्रिजर्वेशन के लिए। ही इंट्रोड्यूस द स्टीम स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन अलॉन्ग विद द सर्टेन स्टरलाइजेशन टेक्निक। कुछ स्टरलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करके इन्होंने हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, स्टरलाइजेशन के डिफरेंट टेक्निक ओपन किए, जिससे के द्वारा मेडिकल में जो माइक्रोबायोलॉजी थी इसकी और भी इम्पोर्टेंस बढ़ गई और भी इसका महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि स्टरलाइजेशन जो चीज़ें हैं मेडिकल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है जिससे इन्फेक्शंस को प्रिवेंट किया जा सकता है, क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के लिए। ठीक, अब स्टरलाइजेशन और
कोई पूछेगा कि स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में अंतर क्या है, तो ये पिछले वीडियो में हमने बताया था, फिर भी बता देते हैं कि स्टरलाइजेशन जो होती है ये किलिंग ऑफ माइक्रोब्स एंड एज वेल एज स्पोर्स, बट डिसइंफेक्शंस किलिंग ऑफ ओनली वन माइक्रोब्स नॉट स्पोर्स। इसमें स्पोर्स का किल नहीं होता डिसइंफेक्शंस में, बट स्टरलाइजेशन में स्पोर्स के भी किल होते हैं। अब आप पूछेंगे कि स्पोर्स क्या होता है, तो स्पोर्स वो चीज़ें होती है कि जो बैक्टीरिया को ग्रो करने में, फिर से रीजनरेशन होने में हेल्प करती है। रॉबर्ट कोच, उसके बाद गोल्डन इरा में इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था रॉबर्ट कोच का। ठीक, अब इन्होंने क्या किया ये भी देख लेते हैं। ही वाज द जर्मन कंट्री डॉक्टर, ये जो थे एक जर्मन कंट्री डॉक्टर थे। ही Robert Koch discovered the pathogens of infectious disease like the tuberculosis, cholera, anthrax। इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी की थी। जो जितने भी आए, लुइस पाश्चर, एंटोनी वान लिवेनहुक, लुइस पाश्चर, इन्होंने किसी ने नहीं कहा कि माइक्रोब्स के द्वारा डिजीज़ कॉज होती है। लुइस पाश्चर भी नहीं कहे। लुइस पाश्चर कहे माइक्रोब्स के द्वारा डिजीज़ कॉज होती है, सॉरी ये कहे, वो बताएं कि माइक्रोब्स के द्वारा डिजीज़ कॉज होती है, बट कौन से माइक्रोब्स के द्वारा कौन सी डिजीज़ कॉज होती है ये किसी ने नहीं बताया। तो पहली बार आए रॉबर्ट कोच और कहें कि जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, उनका जो बैक्टीरिया होता है उसको मैं डिस्कवरी किया। ठीक, कोलेरा और एंथ्रेक्स के भी बैक्टीरिया को इन्होंने खोजा। ही इंट्रोड्यूस द रोल ऑफ हाइजीन्स, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया रोल ऑफ हाइजीन्स का इन द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इन्होंने जो हाइजीन का रोल है, क्या रोल है प्रिवेंशन में, रोल है इन्फेक्शियस डिजीज़ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा कि ये अगर हम हाइजीन मेंटेन करके रहें तो जितने भी माइक्रोब्स के द्वारा डिजीज़ कॉज होने वाली है इससे प्रिवेंट किया जा सकता है। ही डिस्कवर्ड द रॉड शेप्ड बैक ऑर्गेनिजम्स, ये हमने पहले ही कहा। ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया होती है, कौन सी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जो एक रॉड शेप्ड होती है, उसी के द्वारा टीबी कॉज होती है। किसने इन्वेंशन की, तो रॉबर्ट कोच ने इन्वेंशन की। ही वाज द अवार्डेड नोबेल प्राइज ऑफ द मेडिसिन इन द 1905 फॉर्मुलेटिंग प्रिंसिपल रिगार्डिंग द डिजीज कॉल्ड कोच पॉस्टुलेट्स। जो कोच पॉस्टुलेट्स थी, इसी के रिगार्डिंग इन्हें मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब ये कोच पॉस्टुलेट्स क्या है ये भी जानते हैं। जो कोच पॉस्टुलेट्स था, एक प्रकार की एक लैब में की गई प्रयोग थी, जिसे हम समझते हैं। इन्होंने क्या किया, एक जो डिजीज़ कॉज होने वाली जो माइक्रोब्स थी वो डेड कर दी थी रैट को, चूहा को। वो माइक्रोब्स के द्वारा डिजीज़ कॉज थी, वो रैट मर गया था। ठीक, उससे क्या किया, उनसे ब्लड से इन्होंने माइक्रोब्स लिया, माइक्रोब्स लेकर कॉलोनी किया उसको। और कॉलोनी क्या होती है, आगे हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉलोनी क्या है। कॉलोनी जो होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है प्योर कल्चर में। ठीक, उसको देखा इन्होंने, बैक्टीरिया को क्या किया, देखा। 2 में है कि बैक्टीरिया को क्या किया, इन्होंने देखा माइक्रोस्कोप से। उसके बाद क्या किया कि इस माइक्रोब्स को फिर से लोड किया सिरिंज में, और फिर से एक हेल्दी रैट में इंजेक्ट कर दिया गया। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंजेक्टेड इनटू द हेल्दी एनिमल्स में इंजेक्ट कर दिया गया। अब ये क्या, जो एनिमल थी ये क्या होगी, ये इसमें भी डिजीज कॉज हो गई। द डिजीज इज रिप्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम दिस एनिमल्स। इसी के कारण वो क्या था, वो भी जो माइक्रोब्स था इसमें हेल्दी ऑर्गेनिज्म में डाला गया, हेल्दी एनिमल्स में, वो भी एनिमल क्या हो गया, बीमार पड़ गया। अब उसके भी माइक्रोब्स वहाँ से निकाले गए, बैक्टीरिया को निकाला गया, कल्चर किया गया, कॉलोनी किया गया, देखा गया कि भाई ये वही बैक्टीरिया है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जो मार दिया था पहले वाले चूहा को। ठीक, उसे फिर से देखा गया तो सेम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म थी। तो इन्होंने कहा कि भाई जितने भी डिजीज कॉज होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होते हैं, जितने भी ये एक से दूसरे में फैल सकती है, जिसे हम हाइजीन के द्वारा मेंटेन कर सकते हैं। तो इनका कहना यही था, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला 1905 ईस्वी में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।